Hello everyone. Today our topic is minor as a partner. लास्ट टॉपिक में हमने फुल फ्लेज पार्टनर और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर किया था. अब हमारा है माइनर एज ए पार्टनर. माइनर कौन होता है? इट रेफर टू ए पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18. जो 18 ईयर से कम एज का पर्सन है वो हमारा माइनर कहलाता है. The main feature of minor is that he lacks the capacity to enter into a contract. तो माइनर के ये फीचर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की करने की कैपेसिटी में भी एंटर नहीं हुआ है. अभी उसमें कुछ कमी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकता है, जिसके लिए उसको फुल फ्लैज पार्टनर जो है वो नहीं माना जाता है. इन अदर वर्ड द कॉन्ट्रैक्ट साइन विद द माइनर इज़ कम्प्लीटली वॉइड. और उसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया जाता है तो वो वैलिड नहीं होता है. वो It means if a minor refuses to fulfill the promise done to the other party, then that party cannot move to the court for the implementation of the contract. तो इसी तरह अगर माइनर के द्वारा कोई प्रॉमिस किया गया हो और वो फुलफ़िल नहीं कर रहा हो, फुलफ़िल करने में रिफ्यूज़ कर रहा हो, तो अगर वो इनकार करता है तो वो पार्टी जो है दूसरी वो कोर्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीमेंशन से रिलेटेड केस लेकर उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि माइनर को कोर्ट भी जो है वो छूट दे देता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज वेदर ए माइनर कैन बी पार्टनर ऑफ ए फर्म. तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या माइनर एक फर्म का पार्टनर हो सकता है? यस, वो हो सकता है, पर उसकी कुछ राइट और ड्यूटीज़ हैं. नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, thus only that person can become a partner who satisfy the prerequisites of a contract. पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, तो पर्सन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उसकी अथॉरिटी रहेगी, तो वो सारी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में बताई जाती हैं, जिससे वो पार्टनर बनता है. ऑन दैट बेसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है, बट ही कैन बी मेड पार्टनर इन द प्रॉफिट. वो जो है फुल फ्लैज पार्टनर नहीं होगा, मींस लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन एक पार्टनर की तरह प्रॉफिट में शेयर जो है वो ले सकता है, अगर सभी पार्टनर की एग्री होते हैं रिमेनिंग विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर partners. In this way a minor can be a partner but cannot be declared a full fledged partner. तो इस वे में हम कह सकते हैं कि माइनर जो है एक पार्टनर हो सकता है, लेकिन हम उसको फुल फ्लैज पार्टनर नहीं डिक्लेयर कर सकते. इसमें कुछ राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. पोजीशन ऑफ ए माइनर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग्स. तो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो केसेस में है. एक तो वो ये कि जब माइनर मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर होने से पहले माइनर के केस में वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रहेंगी या राइट रहेंगे. और दूसरा केस हमारा है पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी. जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तब उसकी क्या पोजीशन या क्या उसके राइट से रहने वाले हैं. तो फर्स्ट हमारा केस जो है वो है पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी. राइट ऑफ ए माइनर पार्टनर, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस. जो माइनर पार्टनर होगा वो क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेगा, और जो फर्म है उसकी एसेट्स में वो शेयर उसका होगा. लेकिन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ए माइनर पार्टनर हैज़ नो रिलेशन विद द लॉस ऑफ द फर्म. और लॉस में वो भागीदार जो है वो नहीं होता है. सेकेंड हमारा पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक माइनर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो अपनी अकाउंट जो फर्म है उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है या किसी से करवा सकता है. बट ए माइनर इन नो केस हैज़ एन एक्सेस टू द बुक्स विच कंटेन सीक्रेट ऑफ द फर्म. लेकिन वो उन बुक्स को यूज़ नहीं कर सकता है जो कि सीक्रेसी वाली हैं, तो उसके लिए वो किसी अदर पर्सन को वो यूज़ नहीं करवा सकता, या हम कह सकते हैं कि उस तक नहीं पहुंच सकता है. थर्ड हमारा पॉइंट आता है राइट टू फाइल सूट. ए माइनर पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर एट द टाइम ऑफ हिज क्विटिंग द पार्टनरशिप. एक माइनर पार्टनर जो है अगर फर्म उसको क्विट कर रही है या उसके पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो उस केस में वो उन पर्सन्स के विरुद्ध फाइल भी सूट केस कर सकता है.
नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो देखेंगे। ए माइनर पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म। तो यहाँ पे जो माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इतनी ही रहेगी कि माइनर पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, मींस इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर इन फ्यूचर फर्म को हैवी लॉस होता है और फर्म बंद होने लगती है तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी जो है वो जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो ख़त्म हो सकता है, मींस वो लाइबल लिमिटेड ही रहेगा, वो उतने पैसे तक ही लिमिटेड लाइबिलिटी उसकी रहेगी जितना पैसा जो है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर पार्टनर जो है अदर पार्टनर ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरे पार्टनर जो थे उनकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट हमारा केस आता है बी पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी, जब पर्सन मैच्योर हो जाए, अटेन हो जाए मैच्योरिटी में, तो हम कह सकते हैं कि कौन से उसके माइनर पार्टनर जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा। ए पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द माइनर्स विलिंगनेस टू ही रिमेन ए पार्टनर और नोट इज टू बी सर्व्ड बाय हिम। तो पब्लिक नोटिस जो है माइनर पार्टनर का मैच्योर होने के केस में दिया जाएगा। द नोटिस इज टू बी प्रोड्यूस विद इन 6 मंथ ऑफ द अटेनिंग मेच्योरिटी। 6 मंथ के अंदर जो है मैच्योर होने के दे देना चाहिए पब्लिक नोटिस। ही विल बी कंसिडर्ड एज फुल फ्लैज पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ सच ए पब्लिक नोटिस। अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उस केस में भी वो क्या होगा कि फुल फ्लैज पार्टनर जो है माना जाने लगेगा, चाहे उसने पब्लिक नोटिस दिया है चाहे नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा है हिज पोजीशन इन द फर्म इज डिटरमाइनिंग ऑन द वेरी बेसिस ऑफ दिस नोटिस। तो उस बेस के अकॉर्डिंग ही उसका जो है पोजीशन जो है वो फर्म की डिसाइड। तो यहाँ पर 6 मंथ के अंदर ही हम कह सकते हैं कि पब्लिक नोटिस जो है वो दे देना चाहिए कि वो फ्यूचर में पार्टनर जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। ही विल बी कंसिडर एज फुल पार्टनर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है तो उसको फुल फ्लैज पार्टनर जो है वो मान लिया जाता है। और हिज पोजीशन द फर्म इज डिटरमाइंड ऑन द वेरी बेसिस ऑफ दिस नोटिस। फर्म के उस स्थिति का निर्धारण उसी सूचना के आधार पर ही हम कर सकते हैं, मीन्स जैसी इन्फॉर्मेशन जो है उस नोटिस में दी जाएगी उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन जो है वहाँ पर डिसाइड हो जाएगी। द पोजीशन ऑफ ए माइनर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कैटेगरी। जब उसको मैच्योर हो जाता है तो 2 केसेस हैं इसके। व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, जब उसको एक पार्टनर के रूप में रखा जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है तो तब क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होएगी जैसे कि सब पार्टनर्स की है। और पहले वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ले रहा था, अब क्या है प्रॉफिट के साथ साथ वो लॉस में भी शेयर लेगा, लेकिन उसी शेयर रेशियो से जिस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका पहले था। He will be responsible for the act of the firm made during his tenure of minority with retrospective effect। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो उसने माइनर टाइम में कोई ऐसी हरकतें करी थी या कोई ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से कोई लॉस हुआ था तो उसके लिए वो अब जो है रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन ही इलेक्ट नॉट रिमेन ए पार्टनर। जब वो पार्टनर के रूप में जो है आगे कंटिन्यू नहीं करता है। इन दिस केस हीज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ए माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो तब तक उसकी जो अगर जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि वो आगे फ्यूचर में जो है पार्टनर नहीं रहेगा तब तक उसके जो राइट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माइनर वाली रहेंगी, चाहे वो मैच्योर हो भी चुका हो। नेक्स्ट हमारा है ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। और जो पब्लिक नोटिस देने के बाद वो फर्म के किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ही हैज़ द राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर फॉर डिमांडिंग ए शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट। और वो जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट में और एसेट्स में वो उसको मांगने के लिए जो है दूसरे पार्टनर्स के लिए या हम कह सकते हैं कि अदर्स पार्टनर के लिए डिमांड करने के लिए वो फाइल सूट भी कर सकता है, उनके खिलाफ केस भी कर सकता है जब तक उसको उसका शेयर नहीं दे दिया जाता। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 पार्ट हैं कि एक तो ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर और व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर।
जो ये केस था कि वो पार्टनर रहेगा और दूसरे में वो नहीं रहेगा, जब पार्टनर रहेगा तो वो सेम फुल फ्लैज पार्टनर बन जाएगा, और जब पार्टनर नहीं रहेगा तो वो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दिया जाता तब तक वो माइनर पार्टनर रहेगा, और कोई भी काम के लिए पब्लिक नोटिस के बाद, जब पब्लिक नोटिस के बाद ये दे ही दिया कि वो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, तो अब वो किसी लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं रहेगा। एंड थर्ड हमारा पॉइंट जो है वो है कि अगर वो अपने प्रॉफिट और शेयर में हिस्सा चाह रहा है जो अभी तक पार्टनर्स के द्वारा नहीं दिया गया, तो उसके लिए वो सूट केस कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड क्या है? Partnership deed means it refer to an agreement which specify the term and condition that govern the partnership. Means एक ऐसा उनके बीच एग्रीमेंट जिसमें जो भी पार्टनरशिप को चलाने से रिलेटेड, गवर्न करने से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिंग करने से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उन सारी टर्म एंड कंडीशंस को जो है उसमें लिख लिया जाता है या फिर बता दिया जाता है, और वो जो टर्म एंड कंडीशंस जो है वो रखी जाती हैं। एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी बेस पर किया जाता है, तो वो अगर रिटर्न में होता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। चलो और अच्छे से करते हैं इसको। ए पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जो भी उन के बीच में समझौता हुआ, जो भी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई, उस बेस पर जो एग्रीमेंट हुआ वो हमारा रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो फ्यूचर में जो है वो चांस होते हैं कि डिस्प्यूट होने के, झगड़ा होने के, जिससे उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर में जो है कोई उस बात से डिसएग्री हो सकता है। तो इस डिसएग्रीमेंट से बचने के लिए क्या लिखा है इसमें, बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट इज देयरफॉर पुट इन राइटिंग टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो उसको फ्यूचर में उस अवॉइड से बचने के लिए हम कह सकते हैं, फ्यूचर में उस डिसएग्रीमेंट से होने के लिए या फिर डिस्प्यूट से बचने के लिए, डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए आपको रिटन में रख लेने चाहिए, और यही रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहता है। मीन्स आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड वो सारी बातें जो कि उनके बीच में एग्रीमेंट, नियम जो भी हमारे एग्री हुए सभी पार्टनर, वो कंडीशंस, वो सारी जो है इसमें लिखी हुई होती हैं। तो कौन कौन सी बातें जो हैं लिखी जाती हैं या लिखनी चाहिए, लिखना ज़रूरी भी है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अब देखो, जो भी पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं वो उस फर्म का, उसका नाम क्या रख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है। तो नेम से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि नेम ऐसा होना चाहिए जो किसी और से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर फर्म सो दैट वंस कैन बी कन्फ्यूज फॉर द अदर, जो कि किसी और को कन्फ्यूज करे। शुड नॉट बी सच एट इम्प्लीवाइज द सैंक्शन ऑफ patronage of government and in likely to mislead the public such as crown, imperial, state, king, queen, royal, imperial, empress, parliament etc. तो उसमें ऐसे वर्ड भी नहीं होने चाहिए जो कि आपके गवर्नमेंट का दिखाए, या हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके लिए यूज़ वर्ड करते हैं, जैसे कि रॉयल, ये वर्ड जो हैं जो इसमें दिए गए हैं, पार्लियामेंट, स्टेट, इंपीरियल, ऐसे वर्ड जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो उससे पहले जो है आपको गवर्नमेंट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, सैंक्शन करा लेना चाहिए गवर्नमेंट से अगर आपको ऐसे नाम रख भी रहे हैं तो। सेकंड पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। अब जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका नाम और पता जो है उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, कोई स्पेसिफिक पीरियड है कि ये काम करने से रिलेटेड है तो उस टाइम को लिख लेना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई अगर टाइम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो जितना भी टाइम या कुछ भी हम जो भी मेंशन कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंशन कर दें। नेक्स्ट हमारा है नेम एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। फर्म्स जो है हमारी बिजनेस जो है उसका वो किस नेचर का है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है या ट्रेडिंग नेचर का है, ट्रेड कर रहे हैं आप, उस किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं, शूज़ का कर रहे हैं, वो सारी बातें जो है इसमें
क्लियर करेंगे। इसके बाद आप इसमें स्कोप आपको लिखना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस लेवल तक है। स्मॉल लेवल मींस लोकल लेवल तक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, स्टेट लेवल तक है, नेशनल लेवल तक है या इंटरनेशनल लेवल तक है, वो सारी बीज जो है आप इसमें रिटर्न में देंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल जो है बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। इट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड वेदर एन इंटरेस्ट एंड इफ यस हाउ मच इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। क्या उसके ऊपर कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, वो भी क्या है उसमें क्लियर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उन प्रॉफिट्स और लॉस को रेशियो क्या रहेगा पार्टनरशिप में ये पता होना चाहिए, ताकि पार्टनर जो है फ्यूचर में उसी प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शनेट क्या रहेगा उनका, ये डिपेंड कर सकता है उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट को देखते हुए, पर्सन के वर्किंग या स्किल को देखते हुए, पर्सन की इंटेलिजेंसी को देखते हुए, या फिर हम कह सकते हैं उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है आपस में डिसाइड कर सकते हैं। कोई पर्सन जो है वर्किंग है, कोई पर्सन है काम नहीं कर रहा है, बस क्या पैसा लगा रहा है, तो उनके बीच में जो है प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट करके डिसाइड होगा और वो रिटर्न में होना चाहिए। 7th पॉइंट हमारा है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर। अब हमारे जो पार्टनर हैं, क्या सभी पार्टनर वर्किंग हैं, अगर नहीं तो उनमें से कुछ वर्किंग है तो उन वर्किंग पार्टनर्स को क्या सैलरी दी जाएगी, क्या कमीशन दिया जाएगा। हो सकता है ऑल द पार्टनर में नोट भी कंट्रीब्यूट द सेम इन टर्म ऑफ टाइम, कुछ पार्टनर ही काम करें, सारे अपना टाइम नहीं दे सकते हो, तो जो पार्टनर करेंगे तो वो अपनी स्किल का यूज़ कर रहे हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें भी उसमें क्लियर होनी चाहिए। 8th पॉइंट हमारा है लोन टू एंड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स को लोन फर्म दे सकेगी या पार्टनर से फर्म लोन ले सकेगी। अगर फर्म लोन ले भी सकेगी और दे भी सकेगी तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। और पार्टनर क्या है मनी फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं या नहीं, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, अगर हाँ निकाल सकते हैं तो कितनी अमाउंट तक निकाल सकते हैं, और क्या फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी या नहीं लेगी, तो ये सारी बातें भी जो है उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनरशिप डीड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट्स को चेक कौन करेगा और कितने टाइम के बाद हम चेक कराएंगे, हमारे फाइनल अकाउंट कब बनेंगे, उनको बनाने का मेथड कौन सा रहेगा, ऑडिटिंग कराने का मेथड को क्या रहेगा, और कौन जो है उसको चेक करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है 11th राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस। हर पार्टनर जो है उसका राइट है वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, बट द पार्टनर कैन केम टू एन एग्रीमेंट अबाउट देयर राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। तो हर पार्टनर के कुछ राइट होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो ड्यूटीज़ राइट्स जो भी लिमिट जो है लिमिट में रहें, पर्सन अपने लिमिट में काम करे तो वो लिख लेने चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो अपने राइट अथॉरिटी लाइबिलिटी सब दिखाकर जो है बात कर सकते हैं और उस डिस्प्यूट से हट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में फ्यूचर में एडमिट होता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो क्या कंडीशन जो है हम फॉलो करेंगे। अगर पर्सन रिटायर होता है तो कौन से अकाउंट्स, कौन से कितना पैसा जो है उसको दिया जाएगा, क्या प्रोविज़न जो है वो पास किए जाएंगे, तो वो सारी कंडीशंस भी पहले लिख लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीन्स गुडविल जो हमारे बिजनेस की गुडविल आपको पता ही है, रेपुटेशन, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे इमेज है, जो चाहे वो लोकेशन ऑफ द बिजनेस की वजह से हो या पर्सन के हार्ड वर्क की वजह से हो, तो ये गुडविल को इवेलुएट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। जब पर्सन एडमिट हो या रिटायर होता है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन जो है करना पड़ता है, तो कौन से मेथड को यूज़ करेंगे वो मेथड जो है इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जब अंत होता है या समापन होता है तो क्या क्या रूल, क्या क्या जो एग्रीमेंट जो है वो किए जाएंगे, कौन कौन से कि क्या जो है लास्ट में पर्सन को क्या दिया जाएगा, ये सारे सर्कमस्टेंसेस, क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, तो इस सारी बातों को पहले से ही क्लियर कर लिया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड ही सक्सेशन। जब पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी कैपिटल को पे कर दिया जाएगा उसके डिसीज पार्टनर के सक्सेसर को। सक्सेसर मीन्स उसका जो उत्तराधिकारी होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हम कहते हैं, तो क्या उसको दे दिया जाएगा या फिर उसको बिजनेस में ही रखा जाएगा और बिजनेस में उसको जैसे प्रॉफिट, मतलब उसके जो उत्तराधिकारी है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बेटा है या कोई भी, तो उसको क्या हम फ्यूचर में पार्टनर एडमिट कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि हम उसका जो है पे कर देंगे, और अगर पैसा पे नहीं कर देते हैं तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे या फिर एकदम से अमाउंट लमसम अमाउंट पे कर देंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोगे, या फिर आप उसको एक पार्टनर बनाने वाले हो। तो जो भी बातें हैं वो सारी पहले से क्लियर इसमें लिख दी जाती हैं। 16th पॉइंट हमारा है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप रूल को फॉलो नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए कैसे जो है उसके अगेंस्ट क्या काम करेंगे, क्या उसके लिए अगेंस्ट ऐसी बात करेंगे, कार्रवाई जो है हम करेंगे, तो वो क्या रहेगी। नेक्स्ट हमारा है 17th आर्बिट्रेशन क्लोज। आर्बिट्रेशन क्लोज होता है कि अगर पर्सन के फ्यूचर में कोई भी जो झगड़े हैं या फिर डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो उसको सुलझाएगा कौन, उनके बीच में कौन ऐसा पर्सन होगा जो मध्यस्थ का काम करेगा, मींस मीडिएटर का काम करेगा। इफ इट इज एग्री टू बी सो द डीड नीड ऑल्सो टू स्पेसिफाई हाउ टू आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड एंड व्हाट विल बी हिज राइट्स। तो यहाँ पर शुरू से ही क्या ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन हमारे झगड़ों को सुलझवाएगा और कौन उसके क्या राइट होंगे, और इसके लिए क्या है पहले से ही जो है एग्रीमेंट किया जा सकता है। द अबोव मेंशन पॉइंट आर नॉट मैंडेटरी एंड कंपल्सरी कम्प्रीहेंसिव फॉर ऑल द डीड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जितने भी हमारे पॉइंट्स हमने अभी किए हैं हर फर्म में सेम नहीं हो सकते, कम ज़्यादा हो सकते हैं। मींस हर कोई यह समझ लेना चाहिए कि सारी की सारी बातें जो हैं अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो है इसमें कम ज़्यादा या अधिक जो है वो की जा सकती हैं। जो हर पर्सन के अप्रोप्रिएट हो उसको वैसा ही, जिसमें वो अप्रोप्रिएट फील करे उसको वैसी ही बुक्स जो है वैसा ही पार्टनरशिप डीड को बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब है बात कि एक फर्म को पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है और फॉर्मेशन करानी है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर जो हैं वो करना पड़ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप।